अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते से आर्मी चीफ के नाम बराह रास्त खुले खतूत लिखना शुरू किए थे। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने 2 खतूत जारी कर दिए थे और आज तीसरा खत भी जारी कर दिया है, मगर आज खुद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने साफ जवाब दे दिया है कि उन्हें किसी का कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, मगर अगर ख़त मिला भी तो वो उसे नहीं पढ़ेंगे। वाज़ेह रहे कि इमरान खान आर्मी चीफ को लिखे गए खतूत में पीटीआई के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां तब्दील करने का मुतालबा कर रहे हैं, पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं। आज आर्मी चीफ तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में दोहराने में शरीक थे और इस दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। इसके अलावा जोराने में शरीक नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी आर्मी चीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तस्दीक की और कहा कि मेरे सामने सहाफ़ियों ने इमरान खान के ख़त के बारे में आर्मी चीफ से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें कोई ख़त नहीं मिला और अगर कोई ख़त मिला तो भी वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। पीटीआई एक और ख़त जो है वो आर्मी चीफ को लिखने जा रहे हैं, तो ये खतूत के जवाब क्यों नहीं आ रहे सर? अभी मैं खाने में था, चीफ साहब भी थे वहाँ पे और आपके कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी वहाँ खड़े थे, तो ये सवाल चीफ साहब से भी पूछा गया कि जी आपको खतूत आए हैं? उन्होंने कहा जी मुझे कोई ख़त नहीं मिला। मेरे सामने ये चूँकि गुफ्तगू हुई तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। और फिर सवाल हुआ जी कि अगर आपको कोई ख़त मिलेगा तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी अगर मुझे कोई ख़त मिलेगा तो मैं वज़ीर आज़म को भेज दूँगा फर्दर एक्शन के लिए। जबकि आर्मी चीफ के जवाब पर रद्दअमल देते हुए पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि ओपन लेटर का ये मतलब नहीं होता कि आप ख़त का जवाब चाहते हैं। इमरान खान ने तीसरा ख़त लिख दिया है, हो सकता है कि चौथा ख़त भी लिख दें। ये ओपन लेटर्स का मतलब है कि आप निशानदही करते हैं और आप नसीहत दे देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उस नसीहत पे एक्शन होगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई ख़त की जवाब चाहते हैं या तीसरा लिख दिया उन्होंने तो हो सकता है। साथ ही तहरीक इंसाफ जेयूआई को अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनाने की कोशिशें कर रही है, लेकिन आज इमरान खान के आर्मी चीफ को खतूत पर जेयूआई के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें ख़त लिखते हैं। ये मुनासिब नहीं है, आपने ख़त लिखना है तो शहबाज शरीफ को लिखें। असूलन तो मैं आर्मी चीफ को ख़त लिखने के ख़िलाफ़ हूँ। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आपकी जद्दोजहद है और दूसरी तरफ उसको ख़त लिखते हैं, तो ये ख़त लिखना कम से कम मेरे नज़दीक जो है ना गैर मुनासिब है। उनका काम नहीं है, आपने ख़त लिखना है शहबाज शरीफ साहब को लिखें, इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो आपका उससे मुताल्लिक़ नहीं है। इमरान खान के खतूत पर आर्मी चीफ के जवाब से वाज़ेह हो रहा है कि पीटीआई से मुताल्लिक इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों में फ़िलहाल कोई तब्दीली नहीं आई है। आज आर्मी चीफ के साथ बातचीत में सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार आसमा शिराजी भी शरीक थीं, वो इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार मुनीफ फारूक और उमर चीमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आसमा, सबसे पहले आप बताइएगा, ज़ाहिर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा के मुकाबले में ना सहाफ़ियों से मिलते हैं जैसे जनरल बाजवा मिला करते थे, तवील नशिस्तें लगाया करते थे, उनका आज इस दोहराने में सहाफ़ियों से बात करना, सवालों का जवाब देना, क्या माहौल था, क्या हुआ? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाज़ेब। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जनरल बाजवा ने जो मुख्तलिफ उनकी मुलाकातें और उनके जो लंबी नशिस्तें उनके चर्चे हैं, लेकिन अनलाइक हिम जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो लोगों से नहीं मिलते हैं। और आज भी जो ज़ोहराना था उसमें बहुत कम तादाद में जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब वो वहाँ से गुज़र रहे थे तो वो सहाफ़ियों के पास से गुज़र रहे थे। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ये इब्तदा की हो, ये हमने इब्तदा की थी और हम उनसे चूँकि ज़ाहिर है कि सवाल जवाब करना और एक तरह से उनसे सवाल पूछना ये हर सहाफ़ी का और हमारे एक जर्नलिस्टिक वो भी होता है कि हमें क्यूरियोसिटी होती है टू नो कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, उसके हवाले से भी। तो हमने उनको रोका और उनसे बाकायदा जो आगाज़ किया गुफ्तगू का वो यही था कि क्या हो रहा है और किस तरह से मामला चल रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे मामला हैं, आप देखें कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान को भी मज़ीद आगे बढ़ना है, बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो फिर उस पर मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आजकल आपको बहुत खतूत आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जानें कि आपसे कि आपका क्या जवाब है इसके ऊपर। जिस पर उन्होंने कहा कि जो खतूत आ रहे हैं, जो ख़त आ रहे हैं वो मुझे तो नहीं मिल रहे और वो ख़त जो है वो अगर मिले भी तो मैं उनको पढ़ूँगा नहीं।
और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ख़त है ये गिमिक्स हैं, ये मीडिया ऑप्टिक्स हैं, इनका कोई मकसद नहीं होता और ये सिर्फ़ और सिर्फ लिखे जाते हैं इसका कोई तवज्जो के लिए। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे कोई ख़त लिखे गए तो मैं उसको बिल्कुल भी, मैं उन ख़तों को नहीं पढ़ता। तो उस पर जो मुजम्मिल साहब थे हमारे कुलीग, उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या अगर ख़त आपको मिल गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मिल गया तो मैं पढ़ूंगा नहीं, उसको वज़ीर आज़म को पोस्ट कर दूंगा या वज़ीर आज़म को फॉरवर्ड कर दूंगा बग़ैर पढ़े। तो ये मुख्तसर सी बिल्कुल गुफ्तगू थी और ज़ाहिर है कि जब आप देखते हैं बॉडी लैंग्वेज और इन्वायरमेंट, बिल्कुल वो एक फर्म तरीके से उन्होंने बात की, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात की, उन्होंने कि बग़ैर किसी लगी लिपटी के बात की। और हमें था कि शायद वो इसका जवाब भी शायद ना दें, वो चाहते तो कह के गुजर सकते थे कि मैं इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता या मेरा ये डोमेन नहीं है, मगर उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने काफ़ी तफसील के साथ इस मामले के ऊपर, ख़त के ऊपर जो है वो जवाब दिया। तो एक तरह से फर्म अंदाज में और मुकम्मल ना की सूरत में जवाब था। उन्होंने ये भी कहा, उनका ये कहना कि वज़ीर आज़म को मैं फॉरवर्ड कर दूँगा कि मैं किसी भी सियासी लीडर या सियासी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ मैं अपने आप को इंगेज नहीं करूँगा जो कि उनके जो दायरा इख्तियार है उससे बाहर हो या उनकी जो आइन है उससे बाहर हो। बहरहाल इसमें बहुत सारे सवालात तो हो सकते हैं, मगर जो मैं आपको बता रही हूँ जो माहौल था जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की वो इतना ही था और उसमें इतनी ही गुफ्तगू हुई। और ख़त पे हम इसलिए भी जानना चाहते थे क्योंकि इमरान खान साहब ने 2 खतूत लिखे थे और उनका जो मौजूए गुफ्तगू है वो और जो मुखातिब है वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ से मुखातिब है, वो किसी और से मुखातिब नहीं है। ना वो वज़ीर आज़म से मुखातिब है, ना वो पाकिस्तान के सियासी कायदीन से मुखातिब हैं, ना वो पाकिस्तान के स्पीकर से, नेशनल असम्बली के जिन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए, ना वो उनसे मुखातिब है। उनके मुखातिब आर्मी चीफ है और वो उनसे ही जवाब चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है आज जो था वो उन्होंने मुख्तसर मगर जामे और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का जवाब जो है वो इमरान खान साहब को दिया है कि वो अगर जो भी कुछ लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये गिमिक्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और मीडिया ऑप्टिक्स की भी बात की। यानी वो समझते हैं कि इमरान खान साहब जो इंगेजमेंट कर रहे हैं वो इंगेजमेंट किस बुनियाद के ऊपर है और उसके पीछे क्या मामलात हैं जिसकी वजह से वो बार बार ये खतूत तहरीर कर रहे हैं और जो बात उसमें जो मतन है उनका, उसकी जो बारीक बीनी है या उसके अंदर जो बात है वो क्या है। मेरा ख्याल है वो उसको रीड आउट करने के बाद कल भी उन्होंने एक स्टेटमेंट बाय द वे दिया था जो हमने देखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि फ़ौज और आवाम के बीच फासला बढ़ रहा है तो वो ना पहले ऐसा हुआ है और ना अब बढ़ने देंगे। इस तरह की कल उन्होंने गुफ्तगू स्टूडेंट्स के साथ की और आज ये ख़त के जवाब पे भी उन्होंने इसी तरह की बात की है कि जो भी ख़त आएगा वो उसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड कर दें। और मुनीर फारूक, आप भी ज़रा मुसलसल इस हवाले से ख़बर देते रहे हैं कि जो वहाँ इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट का रवैया है या जो इस्टेब्लिशमेंट में सोच है उसमें कोई नरमी नहीं है, मगर ये जो खतूत हैं, ज़ाहिर इमरान खान साहब जब ख़त का मतन देखा जाए तो नज़र आता है कि वो चार्जशीट ही कर रहे होते हैं और ज़ाहिर पब्लिकली ये रखा जाता है ना कि प्राइवेटली आर्मी चीफ को लिखा जाए। तो ये ख़त का मतन ऐसा है इसलिए वहाँ से सख्ती का रवैया आ रहा है या फिर अगर इमरान खान प्राइवेटली लिखते ख़त का मतन ऐसा ना होता तो कम से कम कुछ नरमी हो सकती थी? नहीं शाहजेब साहब, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट है उसकी एक पॉलिसी है जो तकरीबन 2.5-3 साल पहले बन चुकी थी, 2.5 साल पहले, और वो उसी तरह से दिसंबर 2022 से वो उसी तरीके से आगे चल रही है। इमरान खान साहब उसके अंदर किसी जगह रिफ्लेक्ट नहीं करते। इमरान खान साहब से ना किसी ने बात की, ना आज बात हो रही है और ना आगे किसी का बात करने का इरादा है। रिसेंटली कुछ खबरें इस हवाले से कही गई कि शायद इमरान खान साहब को चंद बहुत नामवर और बड़े सहाफ़ियों ने कहा कि इमरान खान साहब को कोई ऑफर्स एस्टेब्लिशमेंट ने दी है कि आपको बनी गाला शिफ्ट किया जाए। इस बात को बड़ा स्ट्रिक्टली लिया गया है और इस बात के हवाले से बाकायदा तौर पर कहा गया है कि यह बात बिल्कुल झूठ थी और इसको एड्रेस किया गया है। खास तौर पर गंडापुर साहब ने जब कहा कि ये मेरी तजवीज़ थी। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ना इमरान खान साहब से कोई बात करना चाहती थी, ना आज बात करना चाहती है, और जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट है, जब तक उसकी ये क़ियादत है, इनका कोई इरादा नहीं है इमरान खान साहब से इंगेज करने का। और आज जो बात आर्मी चीफ ने जिस तरह अभी आतिश राजी साहब ने फरमाया, उन्होंने कही है, वो बात कुछ अर्सा पहले मैंने आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि आर्मी चीफ बाकायदा तौर पर ये चीज फौज कम्युनिकेट कर चुकी है टू द गवर्नमेंट कि अगर इमरान खान साहब से या उनकी तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत होगी तो वो हुकूमत करेगी, उसका पाकिस्तान की फौज से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इमरान खान साहब जितने मर्जी खतूत लिखें, फिलहाल तो आगे से कोई जवाब नहीं आएगा।
और जो तलखी मौजूद थी अब बहुत सारी चीजों की वजह से, वो काउंटर प्रोडक्टिव चीजों की वजह से शायद उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। फिलहाल कोई मामला दुरुस्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उमर चीमा साहब, जब ये खतूत का मतन, आज वाले खत का भी जब मतन देखते हैं तो इमरान खान साहब बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट को चार्जशीट ही कर रहे हैं। जब वो कहते हैं पॉलिसीज ख़त्म करें तो पूरी फहरिस्त बताते हैं, उसमें चार्जशीट करते हैं। तो वाकई इमरान खान साहब का मकसद कोई नरमी नहीं है, कोई इंगेजमेंट नहीं है, बल्कि एक हेडलाइन बनाना ही है और अपना मौक़िफ़ पहुँचाना ही है, और जो वो हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे कोई कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, बल्कि उनका खत जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन की अक्कासी करता है कि वो काफ़ी परेशान है और जिस अंदाज में वो लगे हुए हैं ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी के साथ अपने मुरासम ताल्लुकात दोबारा उस्तवार भी करना चाहें, लेकिन आप खुल के बात भी ना करें कि मैं वापस आना चाहता हूं, तो आप थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी करें कि यानी कि देखें मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरे साथ कुछ कम तो नहीं हुआ। यानी कि मतलब ये है कि मैं जो गुस्से का इजहार करता रहूं उसकी कोई बैकग्राउंड है, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं। बाकी ये जो आप बात कर रहे थे ना, जैसे आपने मुनीब साहब से भी सवाल किया तो आप कह रहे थे कि अगर वो इस तरह से खत ना लिखते, शायद कोई खुल के ना लिखते तो शायद उसका जवाब आ जाता। अगर इमरान खान का ये मिजाज होता तो वो आज जेल में ना होते, ठीक है। अगर इनके इस तरह से वो बात करने का अंदाज होता, जरा एक सियासी तरीके से सियासी मामलात को हल करने की कोशिश करते, तो जिस स्टेज पर वो पहुंच चुके हैं ये अब एक बड़ी सब्जेक्टिव बात है। एक उनका जो सपोर्टर है उसके ख्याल में ये होगा कि वो बड़े एक बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन वो ताकत के वानों से भी उतना ही दूर हो चुके हैं। और ये जिस तरह आसमा ने बात की, अच्छा मेरे लिए तो ये हैरानगी की ये बात थी कि आर्मी चीफ ने बात कर ली, क्योंकि आर्मी चीफ जो है, जिस तरह आप पहले जिक्र कर रहे थे कि वो जर्नलिस्ट जो है उनको अपने से जरा फासले पे रखते हैं। हो सकता है कि जनरल बाजवा के तजर्बे से उन्होंने सीखा हो कि ये चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो लिहाजा ज्यादा मिलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा जिस अंदाज में यानी कि उनको जिस तरह आसमा बता रही है कि कोई ऐसा तो नहीं था कि कुछ स्क्रिप्टेड था कि जिसके लिए वो तैयार होकर आए थे, तो आर्मी चीफ ने जिस अंदाज में सवालों के जवाब दिए हैं उसमें एक तो हाजिर जवाबी भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि इमरान खान के हवाले से जो उनकी अप्रोच है वो यानी कि इनके सवालों के नतीजे में नहीं, यानी कि वो पहले से चलती आ रही है। और ये एक बहुत ही क्लैरिटी की बात है, जिस तरह मुनीब ने भी बात की कि जब तक ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान के मामला ठीक होते नजर नहीं आ रहे। हमारे यहाँ मिसालें मौजूद हैं, लोग नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ की मिसाल देते हैं, लेकिन वो एक क्रीज के अंदर रह के खेलते रहे हैं। इमरान खान जो है वो बाउंड्री से बाहर चले गए हैं, तो लिहाजा जो आप मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है या जो एम्पायर है उनके होते हुए ऐसे प्लेयर की गुंजाइश नजर नहीं आती। असमा, इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, ज़ाहिर एक दूसरी तरफ ये नज़र आ रहा है उन्हें कि उनका एहतजाज काम नहीं कर रहा। इसके अलावा अदलिया से अगर उम्मीद थी तो वो उम्मीद भी नहीं आती नज़र आती। साथ ही अदलिया के ऊपर जो कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम है उसमें हुकूमत ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। क्या वाकई जो इमरान खान साहब भी साथियों से गुफ्तगू में कहते हैं कि जी ये रह नहीं सकता निज़ाम, ये बिखर जाएगा निज़ाम, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ऑफ द रिकॉर्ड यही सोच रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है, या कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है कि हमारी पॉलिसी वर्क नहीं कर रही है? जी, मेरा ख्याल है कि शाहजेब अगर देखा जाए तो जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है, और ख़ास करके आप शेर अफजल मरवत साहब के बारे में जो इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है, ये इसके बाद जो उनकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें आई हैं वो भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। और उससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम कितनी गहरी हो चुकी है कि इमरान खान साहब के फ़ैसले पे इससे पहले कभी कोई आवाज़ें, किसी किस्म का भी फ़ैसला था, कभी आवाज़ें आपने मुख्तलिफ नहीं सुनी होंगी। मसलन असम्बलियाँ तोड़ दी, मसलन ये कि वो लॉन्ग मार्च लेके निकले, मसलन ये कि उन्होंने आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए जो कुछ किया, मसलन ये कि 9 मई के हवाले से जो उनके मामलात थे उसके ऊपर किसी ने कभी इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि उनके नैरेटिव को बढ़ाते चले गए लोग। लेकिन ये पहली बार है कि शेर अफजल मरवत साहब को उन्होंने पार्टी से निकाला है, तो शौकत यूसुफजई भी बोल रहे हैं इसके ऊपर, जुनैद अकबर साहब भी बात कर रहे हैं, और जितने हमारे पख्तूनख्वा की लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उसके ऊपर मोतरज़ नज़र आती है। वो ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब के बहुत से लीडर्स हैं वो छुपे हुए हैं, और वो
सामने भी नहीं आते, लेकिन उनको पार्टियों के अंदर नामजद भी किया जाता है, उनको रुकनीत भी दी जाती है, ओहदे भी दिए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो लोग क्राउड पुलर हैं, जो लोग मुश्किल वक्त में साथ खड़े हुए हैं, जो लोग पार्टी के साथ लॉयल रहे हैं, उनको जो है वो सज़ा दी जाती है। और ख़ास करके शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से पार्टी के अंदर आज हमें बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है इस मौजू के ऊपर। बहुत से लोग बहुत नाराज़ हैं इमरान खान साहब के इस डिसीजन पे, और हो सकता है कि वो इस मामले के ऊपर बात करें। मसलन आज जुनैद अकबर साहब नहीं पहुंच सके थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू उनसे हुई, उन्होंने यकीनी तौर पर अपने मामलात इसके ऊपर बात की होगी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब बात नहीं हो रही है, और पार्टी को नुकसान मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से हुआ है। लॉन्ग मार्च देख लें, उसके बाद 26 नवंबर देख लें, उसके बाद मुख्तलिफ जो उनके खतूत हैं, जो रेमिटेंसेस के ऊपर मूव है, कि तमाम वो सियासी मूव्स हैं जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान उठाना पड़ा है। और दिन डे बाय डे जो सूरत हाल पार्टी के अंदर की तंजीमी बुनियादों के ऊपर वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस पर कोई शक नहीं है कि वो पॉपुलर हैं, उनकी जमात पॉपुलर है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी जमात की पॉपुलैरिटी एक तंजीम से वाबस्ता है, और वो तंजीम ऑन ग्राउंड जो है पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है, और उसके एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। और मुनीफा साहब, ज़रा इमरान खान साहब ने कुछ फैसले किया, वो जेल में हैं, उन तक जो फीडबैक आता है उस पर वो फैसले कर लेते हैं। पहले ज़ाहिर पार्टी इस बात को फ़ख्र से बताती थी कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा राब्ता है, मामला कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएंगे। फिर वो चीज़ जो एसेट के तौर पर पेश की जाती थी, वही अली अमीन गंडापुर साहब के लिए लाइबिलिटी बन गई। पार्टी के लोग, इसके अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो उनको सपोर्ट करता है, उन पर इल्ज़ाम लगाने लगे, इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, साइडलाइन हो गए और पार्टी सदारत से भी गए। ये जो फैसले हैं, ये भी क्या पार्टी को स्टेबल नहीं होने दे रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये इसमें अर्ज करूंगा कि जो इस वक्त किया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से, वो डेस्परेट मेजर्स हैं। जब आप बार बार किसी तरह, वो कहते हैं मैं ये मैच जीतूंगा, तो मैच के अंदर जब आप अपने टीम मेंबर्स को इतनी डेस्परेटली तब्दील करते हैं, कभी किसी को ओहदे से हटाते हैं, कभी जो राब्ता है जिसका एस्टेब्लिशमेंट से, उसको झाड़ पे लाते हैं कि तुम मोहसिन नकवी के साथ तस्वीरें क्यों खिंचवाते हो, एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा उनको अपीज करने की कोशिश क्यों करते हो, धड़ल्ले से क्यों नहीं बोलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो इसका मतलब है कि आपका ना सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी हार रही है, आपका बयानिया भी इस वक्त पिट रहा है। देखिए, मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान जैसी रियासत के अंदर कबूलियत का एक बड़ा अहम किरदार है। इमरान खान साहब के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि वो खुद को उस डिलेमा से बाहर नहीं निकाल पा रहे कि अवाम के जोर पर वो इक्तदार में फिलहाल तो वापस नहीं आ सकते। उनको एस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, वो इस वक्त हो नहीं रहे हैं। बहुत से लोगों ने सजेस्ट कर चुके हैं कि एक तरफा सुलह कर लें तो शायद मामला दुरुस्त हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब को अब भी लगता है कि पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। लेकिन आज के हालात देखते हुए वो इनकलाब भी नजर नहीं आता, और ना ही एस्टेब्लिशमेंट की कोई पॉलिसी तब्दील होते हुए नजर आती। और उमर चीमा साहब, आप बताइएगा आखिर में, क्या वाकई कुछ डेस्परेट मूव्स हैं जो पार्टी को भी मुत्तहिद नहीं होने दे रहे हैं? कभी होता है कि इमरान खान साहब कोई फैसला करें और पार्टी के रहनुमा पब्लिकली आके कह रहे हो कि नहीं, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, हम खान साहब से जाके बात करेंगे। शाहज़ेब, मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान के एक तो उनके फॉलोअर्स हैं और एक जो उनके अपने कारकुन हैं, मतलब ये है कि जो एक सेकंड ईयर लीडरशिप है, उन दोनों की इमरान खान की शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ राय है। जो लोग इमरान खान को मिलते हैं वो उनको डिफरेंट अंदाज में देखते हैं, जो उनको दूर से देखते हैं उनकी उनके बारे में राय मुख्तलिफ है। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा है, और इनकी जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, इसी के वजह से वो इमरान खान के साथ भी चल रहे हैं, और ये नहीं है कि वो उनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं। मेरा ख्याल है कि अब ये देखें ना, जो इनकी अप्रोच है कि सब लोग एक हार्ड लाइन, एक हार्ड स्टैंड लें, अगर ये वाला सिलसिला चल पड़ा तो ये जो खत लिखते रहते हैं हर टाइम, जो उनसे राब्ता करने की भी कोशिश करते हैं, तो फिर इनका राब्ते का भी कोई जरिया नहीं रहेगा। इन्हें तो अपने को बंदे रखने चाहिए कि कोई जो गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहें, कि ये भी तासर हो जी कि दूसरी साइड पे कोई उनका कोई किसी तरीके से अप्रोच है या उधर से कोई फीडबैक आ रहा है, वो इनके पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल दिन ब दिन इमरान खान जो है उनकी ग्रिप अब कमजोर होती जा रही है, यानी कि जो उनकी पार्टी के लोगों को भी अंदाजा है कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ रहे, तो इससे जो उनकी तंजीमी मामलात पर एक गिरफ्त है वो भी कमजोर होती जा रही है, जो कि ओवरऑल पार्टी के लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर हम ओवरऑल देखें तो जितना एक इनका जोर था या जितनी इनको एक जुडिशरी में सपोर्ट थी, वो चीजें स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं इनके अगेंस्ट, कि जिस तरह से ये जिन लोगों पे इन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी
वो अब उस काबिल नहीं रहे कि इनके लिए कोई हेल्प कर सके। तो उस वजह से इनकी मायूसी भी बढ़ती जा रही है। तो लिहाजा जब उनको कोई और नहीं नजर आता तो अपनी पार्टी के जो लोग हैं उन पर गुस्सा निकाल देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सुना, इस हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर वकला ग्रुप और सियासी ग्रुप में बहुत ज़्यादा तकसीम बढ़ गई है, इख्तलाफात बढ़ गए हैं, शिकायतें सामने आ रही हैं। क्या तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही हैं। इमरान खान ने सियासी और अदालती निज़ाम से मायूस होकर बराह रास्त आर्मी चीफ को खतूत लिखे, जिस पर आर्मी चीफ ने साफ जवाब दे दिया है। ख़त मिलने की सूरत में पढ़ने से ही इनकार कर दिया है। इसके अलावा PTI ने सियासी मुज़ाकरात भी ख़त्म किए हुए हैं। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस भी अभी फाल नहीं हो सका है, ना पार्लियामेंट के ज़रिए कोई असर डाल पा रही है और ना ही सड़कों पर एहतजाज और जलसों से इम्पैक्ट पड़ रहा है। बल्कि सवाबी जलसे के बाद पार्टी में मजीद तकसीम बढ़ गई है। खुद पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से जलसे में बदइंतज़ामी और क्राउड कम आने का शिकवा सामने आ रहा है। आज ही इख्तलाफात की बड़ी खबर सामने आई है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने पार्टी के रहनुमा और MNA शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर PTI से ही निकाल दिया है, जिसके बाद पार्टी में ग्रुपिंग का तासुर मजीद बढ़ गया है। पार्टी के कई अहम और सरकर्दा रहनुमा जिनकी आपस में भी इख्तलाफात हैं, वो भी शेर अफजल मरवत के साथ खड़े हो गए हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। इस हवाले से सारी सूरत हाल खुद इमरान खान के सामने भी रखी गई और पार्टी की अंदरूनी सियासत पर पार्टी के दो ग्रुप सामने आ गए हैं और इमरान खान से शिकायतें लगा रहे हैं, जिनमें से एक सियासी रहनुमाओं का ग्रुप है और दूसरा वकला का ग्रुप है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की ज़राए से खबर के मुताबिक वकला ग्रुप ने इमरान खान को सियासी ग्रुप के खिलाफ शिकायत लगाई हैं। वकला ग्रुप ने शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और जुनैद अकबर के खिलाफ शिकायत लगाई हैं। PTI वकला ग्रुप शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकलवाने में कामयाब हुआ। वकला ग्रुप ने बानी PTI को सवाबी जलसे पर जुनैद अकबर की शिकायत लगाई। इमरान खान को बताया गया कि सवाबी जलसे में सिर्फ 3-4 हज़ार लोग आए थे। अली अमीन गंडापुर ने जलसे के लिए फंड्स नहीं दिए थे। हैदर शराजी की खबर के मुताबिक जुनैद अकबर ने इस हवाले से कहा कि अली अमीन गंडापुर से ना फंड्स मांगे थे और ना ही उनसे कोई आपस में लड़ाई है। मैंने तो अली अमीन गंडापुर का हाथ पकड़कर फिजा में बुलंद किया और इत्तफाक का पैगाम भी दिया था। PTI में अंदरूनी तनाज़ात बढ़ रहे हैं। कल रात गए तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल X हैंडल से शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन शेयर किया गया, जिसके बाद पार्टी मजीद तकसीम हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शेर अफजल मरवत को जारी किए गए शो कॉज नोटिस पर उनके जवाब के साथ साथ उनके इकदामात पर पार्टी ने गौर किया और इन दोनों पहलुओं का जायजा लेने के बाद और पार्टी के बानी चेयरमैन की हिदायत के तहत शेर अफजल मरवत को फौरी तौर पर पार्टी से निकाल दिया जाता है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए शेर अफजल मरवत ने X पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरे साथ PTI के उन अफराद ने नाइंसाफ़ी की है जो मुझे शुरू से नापसंद करते थे। मेरा ऐसे लोगों से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे अजियत देने वालों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। पार्टी में रहूं या ना रहूं, सच्चाई और इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं करूंगा। मेरी इक़दार मुझे कभी भी नाइंसाफ़ी के खिलाफ रहम मांगने की इजाज़त नहीं देंगी और अगर यह फैसला एकतरफा तौर पर वापस ना लिया गया तो मैं कभी भी इसकी दरख्वास्त नहीं करूंगा। शेर अफजल मरवत ने मज़ीद लिखा कि PTI के वो पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने 26वीं तरमीम के दौरान अपने होशो हवास बेच दिए, वो आज भी PTI में हैं, जबकि मुझे बिला वजह निकाल दिया गया है। यह आमरीत है, ना कि मुनसिफाना या जमहूरी अंदाज। इसके अलावा शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से बात करते हुए कहा कि मुझे पार्टी से निकालने का फैसला इमरान खान का अपना फैसला नहीं है, मुझे मुफाद परस्त टोले ने पार्टी से हटाया है। इस टोले ने गुज़िश्ता 1 साल से इमरान खान को महसूर किया हुआ है। अपने मामले पर अब इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश नहीं है। बार बार पार्टी से निकाल कर मेरी बेतौकीरी की जा रही है। मजीद बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पार्टी से निकालना मुकम्मल नाइंसाफ़ी पर मबनी है। मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर मुझे पार्टी से निकालना अफसोसनाक है। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहा। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के मामले पर तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा आवाज़ उठा रहे हैं, जिनमें पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर, अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी और शौकत यूसुफजई भी शामिल हैं। जुनैद अकबर ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से बात करते हुए कहा कि मैं इमरान खान से मुलाकात करके शेर अफजल मरवत से मुतालिक अपनी राय दूंगा। बुरे वक्त में मेरा साथ देने पर मैं शेर अफजल मरवत का एहसानमंद हूँ। शेर अफजल मरवत ने बुरे वक्त में मेरे लिए सबसे मजबूत आवाज़ उठाई, जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने X पर अपने बयान में कहा है कि मुश्किल वक्त में मरवत साहब ने पार्टी के लिए अच्छा किरदार अदा किया और पार्टी की खिदमत की। जब भी खान साहब से मिलूंगा तो उनको दरख्वास्त करूंगा कि मरवत साहब के मामले पर हमदर्दाना रवैया अपनाएं और उनको पहले खुद सुन लें, किसी और की बात पर यकीन ना करें। सिर्फ यही नहीं, पार्टी के एक और रहनुमा और MNA शहरियार अफरीदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए खिदमात हैं। शेर अफजल मरवत के हवाले से इमरान खान से बात करूंगा। इसके अलावा पार्टी के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने भी शेर अफजल मरवत की हिमायत में बयान दिया है।
शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं, मुश्किल में खड़ा हुआ। जहां तक पार्टी डिसिप्लिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात है, उसके हम सब पाबंद हैं। खान साहब एक बड़े रहमदिल शख्सियत के मालिक हैं, अनकरीब उनके साथ बात होगी और मेरे यकीन और ईमान है कि खान साहब इस चीज पे हमारी बात सुनेंगे। मैं समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत में खामियां भी होंगी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी जो है वो उनकी बहादुरी है और एक मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा होना है। कल का जो फैसला आया कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया, मुझे महसूस हुआ कि ये फैसला इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे कोई अच्छा तासुर भी नहीं जाता। हमेशा करता रहूंगा कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन हो, लेकिन डिसिप्लिन हर किसी के लिए हो और सिर्फ एक बंदे को टारगेट न किया जाए। मेरा ख्याल है कि अगर शेर अफजल मरवत को एक चांस और मिलना चाहिए। साथ ही आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई और ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने भी इमरान खान से शेर अफजल मरवत के मामले पर बात की है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि पार्टी में कई दीगर मामलात की तरह शेर अफजल मरवत के मुखालफिन और हिमायतियों के दो ग्रुप्स हैं। अहम बात यह है कि शेर अफजल मरवत के हवाले से पार्टी में मुसलसल तनाज़ात खड़े होते रहे हैं। पार्टी में मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ उनके अख्तिलाफ़ात हैं और उनका हालिया तनाज़ा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा के साथ सामने आया था। 26 नवंबर के नाकाम धरने के बाद शेर अफजल मरवत मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उस दौरान जारी बैकडोर मुज़ाकरात और ऑफर्स के बारे में अहम दावे कर रहे थे। हुकूमत के साथ PTI के मुज़ाकरात पर बयानात दे रहे थे, जिस पर सलमान अकबर राजा ने जवाब दिया था कि शेर अफजल मरवत रोज़ ऐसा कोई बयान दे देते हैं जिसका पार्टी और पार्टी के बयानिए से ताल्लुक़ नहीं होता। TV चैनल्स उन्हें बुला लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ कह देते हैं। हर शख्स जो बात करता है, ये बहुत बड़ी पार्टी है, उसको आप पार्टी का या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मत समझिए। वो रोज कोई बयान देते हैं जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका पार्टी बयानिए से, पार्टी की सोच से वो ग्राहक भी नहीं रखते, वो मामलात को नहीं जानते। आप उन्हें बुला लेते हैं कोई ना कोई चैनल, तो कुछ ना कुछ उन्होंने कहना होता है तो वो कह देती हैं। इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा था कि सलमान अकबर राजा ने हद क्रॉस कर ली है, वो तो PTI के आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते। राजा साहब ने लाइन क्रॉस की, वो पर्सनल हो गए, इदराक नहीं है। ये बातें मतलब नेशनल मीडिया पे आके वो किस तरह मेरे खिलाफ कर सकता है, मुझे किस तरह वो ये ताना दे सकता है कि मेरा पार्टी का मौक़िफ़, यानी कि ये हजरत मियां नवाज शरीफ साहब के पनामा में केस में वकील थे, ख्वाजा आसिफ साहब के वकील थे। एक हद तक मैं बर्दाश्त करता हूँ, 3-4 दफा इन्होंने बयान दिया, मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। सलमान अकबर राजा साहब का PTI से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी, कौन कहता है? नोटिफिकेशन देखा है आपने? आपको PTI के आइन आपने पढ़ा है? सिर्फ इलेक्टेड आदमी जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट की वो सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता PTI का। मगर आज खुद सलमान अकबर राजा ने कहा है कि वो शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के अमल का हिस्सा नहीं थे। शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया। आपकी स्पीच के दौरान सवाबी में जो नारे लगाए गए, वो कोई वजह है या कोई और वजह है? क्या वजह है? मैं इस अमल में शामिल नहीं था। ये खान साहब का फैसला है, पार्टी का अंदरूनी फैसला है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तमाम अमल जो है मैं समझता हूँ पार्टी में नज़्म, पार्टी में हम समझते हैं एक जो माहौल होना चाहिए ताज़ीम का, उस हवाले से खान साहब ने किया है। तो ये खान साहब की सवाबदीद है, मैं इसमें कोई फरीक नहीं। सिर्फ यही नहीं, PTI खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर की जानिब से पार्टी के सूबाई तर्जुमान बैरिस्टर सैफ को पार्टी ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह मलिक अदील इकबाल को तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। PTI के अंदरूनी तनाज़ात, पार्टी के सियासी ग्रुप और वकला ग्रुप में इख्तिलाफात और इमरान खान से शिकायतों के हवाले से बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी हमारे साथ मौजूद है। शराजी, बहुत शुक्रिया, आपकी ज़राए से हवाले से खबर हमने आवाम के सामने रखी कि PTI के वकला ग्रुप और सियासी ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। सवाबी जलसे के बाद इख्तिलाफात और बढ़ गए हैं, कम तादाद होना, फंड्स के क्या चल रहा है पार्टी में? देखिए, सबसे पहले तो ये कि बैरिस्टर सैफ का जिक्र किया था, वो थोड़ी उसके लिए जुनैद अकबर ने कहा कि वो ओहदा पेंडिंग था, वहाँ उस पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए नई तयनाती हुई है, रिप्लेस नहीं किया गया। बाकी जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, इसके हवाले से बानी PTI को गुज़श्ता हफ्ते पार्टी के रहनुमा असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, जुनैद अकबर और शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक शिकायत लगाई गई और शिकायत वकला की जानिब से लगाई गई हैं। सबसे पहले असद कैसर की बात की जाए तो वकला ने असद कैसर से मुतल्लिक शिकायत लगाई कि महमूद खान अचकज़ई ने नाराज़गी का इजहार किया है कि PTI के रहनुमा उनसे मिलने नहीं आते और असद कैसर महमूद अचकज़ई के करीब नहीं हैं। और इस हवाले से जब बानी PTI को बताया गया तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर की बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक बानी PTI को बताया गया कि जुनैद अकबर ने सवाबी जलसे से मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर से फ़ंड मांगे और अली अमीन गंडापुर
गंडापुर ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर बानी पीटीआई को बहुत ज़्यादा तशवीश हुई कि ये क्या कहानी है। उसके बाद वकला की जानिब से मज़ीद शिकायत लगाई गई। उसमें जुनैद अकबर से मुतल्लिक भी ये शिकायत लगाई कि जहाँ सवाबी जलसा हुआ, इस मौका पर जुनैद अकबर ने से अली अमीन गंडापुर ने हाथ मिलाने की कोशिश की और उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया, कहा कि मैं आपके साथ अभी खड़ा नहीं हो सकता। तीसरी तरफ शेर अफजल मरवत की बात कीजिए तो उनसे मुतल्लिक 3 शिकायत लगाई गई, जिसके बाद ये सारे फैसले हुए और बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और जुनैद माजरत के साथ अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर से को मुलाकात के लिए अडियाला बुलाया था। इस सिलसिले में शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक कहा गया कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ नशिस्त पर बैठ गए। अली अमीन गंडापुर से कबल उन्होंने माइक ले लिया और सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान उन्होंने खलल डाला। ये तमाम शिकायत थी, जिसके बाद बानी पीटीआई ने सख्त फैसले लेने के हवाले से पार्टी के चंद सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत की, लेकिन इस दौरान उमर अयूब और शिबली फराज जो मौजूद थे, अडियाला मुलाकात के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि ये सारे फैसले लेने से कबल आप अली अमीन गंडापुर और दीगर साथियों को खुद बुलाएं और उनसे बात कर लें। और आज अली अमीन गंडापुर आज गए थे, उन्होंने बानी पीटीआई से मुलाकात की और इस मुलाकात के हवाले से वन लाइन में अली अमीन गंडापुर जो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि ये एक खुशाइंद मुलाकात रही और तमाम चीज़ें ओके हैं और मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ेंगी। तो लिहाजा ये बातें तो हैं, लेकिन इस दौरान पार्टी के रहनुमाओं को ये तशवीश है कि वकला ऐसी बातें जाकर बानी पीटीआई को बताते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और इस हवाले से पार्टी के रहनुमा आने वाले दिनों में सियासी क़यादत ये फैसला कर रही है कि बानी पीटीआई को ये बताया जा सके कि सियासी फैसलों से मुतल्लिक सियासी शख्सियात को बुलाकर ही उनसे इनपुट लीजिए, ना कि दीगर रहनुमाओं से। और इस हवाले से अलीमा खान के सामने भी पार्टी के चंद वकला ने असद कैसर की शिकायत लगाई और बताया कि असद कैसर अपोजिशन इत्तेहाद से राब्ते में नहीं। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है कि असद कैसर पीटीआई के वाहिद वो रहनुमा हैं जो मौलाना फजलुर रहमान या महमूद खान अचकज़ई से राब्ते में हैं और गुज़श्ता हफ्ते उनकी मेरा ख्याल है 3 मुलाकातें भी हुई हैं। तो ये इन शिकायत के बाद अब फैसला ये किया गया है कि वकला के अंदर भी पार्टी के रहनुमा ये फैसला करें कि वो वकला ही बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे या सियासत से मुतल्लिक मुशावरत करेंगे जो जिनके हवाले से पार्टी की सीनियर क़यादत नाम देगी। बहुत शुक्रिया शराज, तफसीलात बता रहे थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। आज हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात आप शामिल रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम लगता रहा, मुसलसल लगता रहा, मगर इसके बावजूद जुडिशल कमीशन के जरिए आला अदालतों में तैनातियाँ होती रहीं और अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स में भी नए जजेस की तैनातियाँ हो गई हैं। ताहम एक तरफ जहां ये सारा मामला तनाज़ात का शिकार दिखाई दिया, वहीं दूसरी तरफ अब तक अदलिया के अंदरूनी मसाइल हल नहीं हो पाए हैं। ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क की 3 हाई कोर्ट से जजेस का तबादला और सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली का मसला हल नहीं हो पा रहा है। खुद चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा है कि वो जजेस के ट्रांसफ़र के हक में तो हैं, लेकिन सीनियरिटी तब्दील करने के बारे में उनकी ज़ाती राय भी मज़बूत नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी और जज जस्टिस सलाहुद्दीन पवर, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जज जस्टिस शकील अहमद के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर मौजूद जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का कायम मकाम जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। कल इन तमाम जजेस की हलफबर्दारी मुतवक्के है। जबकि सिंध हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस जुनैद गफ्फार और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी सीनियर प्यूनी जज जस्टिस एजाज सवाती को कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। ताहम पेशावर हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस एजाज अनवर को नज़रअंदाज करते हुए सीनियरिटी में उनसे नीचे मौजूद जज जस्टिस अतीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया है, जिस पर सीनियर सहाफ़ी असनाद मलिक ने एक्स पर लिखा है कि जस्टिस अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ख्वाहिश के बावजूद ना तो पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाज अनवर को सुप्रीम कोर्ट में तरक्की दी गई और ना ही अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर तैनात हुए हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है, जिनकी सीनियरिटी का मामला मुसलसल तनाज़े का शिकार है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट के 15वें सीनियर जज थे, जिनका लाहौर हाई कोर्ट में तकर्रुर
8 जून 2015 को किया गया था। तबादले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जगह जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज तैनात करते हुए बेंच नंबर 2 का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखकर इस तबादले से पहले इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और फिर तबादला हो जाने के बाद भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन भेजी थी। ताहम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी थी और अपने फैसले में कहा था कि जजेस का तबादला आईनी तौर पर दुरुस्त है और इसका मतलब यह नहीं है कि नई अदालत में जज की सीनियरिटी तब्दील की जाए। आइन के तहत किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकली पर नया हल्फ लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी चीफ जस्टिस याया अफरीदी को तशवीश पर मबनी खत लिखा था और सीनियरिटी का मसला हल होने तक सुप्रीम कोर्ट में तैनातियां रोकने का मुतालबा किया था। लेकिन 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया जिसमें नई तैनातियों की मंजूरी दे दी गई, जिस पर जुडिशल कमीशन के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा अपोजिशन के रुकन बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर ने भी जुडिशल कमीशन के इजलास से वॉकआउट किया था। ताहम चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इजलास के दौरान भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट से अदम इत्तेफाक किया और बाद में सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में भी यही मौक़िफ़ दोहराया था। इसके बाद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई की ज़राए से गुज़िश्ता रोज़ यह खबर आई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एजाज़ में ज़िला अदलिया की जानिब से शाइया दिया गया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस शरीक हुए, जबकि सीनियरिटी के मामले पर रिप्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस ने इशाइये में शिरकत नहीं की। इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से ये राय सामने आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं। पहले वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह बात की और कल हमारे प्रोग्राम में भी कहा कि जजेस के दफातर साथ साथ हैं, फिर भी वो ख़त लिखते हैं जो पहले ही मीडिया में पहुंच जाता है। मिसकंडक्ट अगर ये नहीं है तो और क्या है। और फिर आज नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि 2 जजेस ने ख़त लिखना अपना मशगला बना लिया है, जजेस का वॉकआउट या बॉयकॉट करना मैंने कभी नहीं देखा। ताहम वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने सहाफ़ियों से बात करते हुए जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने की तरदीद की और कहा कि कोई ऐसी नौबत आई तो आपको बताकर रेफरेंस लाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की है, तो कब तक रेफरेंस ला रहे हैं सर? और राना साहब ने सिर्फ कहा था कि उनकी नज़र में शायद ये मिसकंडक्ट है, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो रेफरेंस ला रहे हैं, ना ये हुकूमत ने कहा है। कोई ऐसी नौबत आई आपको बता के लाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।